कल ध्यान रखना 7:45 पे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। इसके हिसाब से ना ये 5 मिनट पीछे है। हाँ नहीं, मेरे मोबाइल के हिसाब से। इसके हिसाब से। हेडिंग लगाओ बेटा। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा? पीएम इक्वल टू डीआरटी वाला पढ़ा दिया था और मिक्सर वाला पढ़ा दिया था, एम वाला एवरेज एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन हो गया था ना। आज नया क्वेश्चन लिखो बेटा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन तो क्या करेंगे अपन ऐसे, चलो नया टॉपिक ले लेते हैं। क्वेश्चन तो बार बार एक से ही क्वेश्चन है, तो लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ, जो ना डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ने के लिए हमें पता करना चाहिए पार्शियल प्रेशर होता क्या है। हमारी बात में कि भाई अपने से कोई पूछे कि पार्शियल प्रेशर टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज होती है और प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या डिफरेंस है। देखो प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारी बात में ध्यान समझो कि भाई प्रेशर क्या होता है। ध्यान समझो कि किसी भी गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है, कि पार्शियल प्रेशर कि ये भी गैस का ही प्रेशर है। फिर दो टर्मिनोलॉजी क्यों? तो पार्शियल प्रेशर डिफाइन होता है मिक्सर के लिए। किसके लिए होता है? कि किसी मिक्सर में, मैंने कहा मिक्सर का टोटल प्रेशर 5 है, तो इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है उसी को पार्शियल प्रेशर है। बाकी टर्मिनोलॉजी में और कोई डिफरेंस है नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। पार्शियल प्रेशर मतलब मिक्सर में एक गैस का लगाया गया प्रेशर। जैसे अपने पास यहाँ एनवायरमेंट में कई गैस है, मैंने कहा टोटल प्रेशर 1 atm लग रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन, नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन, हर गैस का अपना कितना कंट्रीब्यूशन। तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर total pressure by mixture of non-reacting gases, total pressure by mixture of a non-reacting gases is equal to, is equal to sum of, is equal to sum of, is equal to sum of partial pressure of, sum of partial pressure of each gas। मतलब जो P टोटल होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा बेटा? कि सर P टोटल इक्वल होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। जितनी गैस होगी सबके गैसों के पार्शियल प्रेशर का क्या होगा बेटा? सम होगा। जितनी भी गैस हैं सब गैसों के पार्शियल प्रेशर का क्या कर दो बेटा? सम कर दो। हमें क्या मिल जाएगा बेटा? टोटल प्रेशर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस डू नॉट फॉलो डाल्टन्स लॉ। इनमें से क्वेश्चन लिखना ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस डू नॉट फॉलो डाल्टन्स लॉ। इनमें से कौन सा है जो बेटा डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करता? थर्ड और फिफ्थ वाला। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? N2O2 देखो बेटा ध्यान से, हीलियम दिया नोबल गैस है, नाइट्रोजन भी नोबल गैस की तरह ही होता है, रिएक्ट करती नहीं किसी से। हाँ बेटा वो जो करते हैं तो वो हम लिखते हैं, नाइट्रोजन कभी रिएक्शन करती तो सिंपल से चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर के देते क्या? हर जगह नाइट्रोजन यूज करते हैं ना। नॉन रिएक्टिव है वो, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, इलेक्ट्रिक आर्क लाइक बहुत हाई टेम्परेचर वाली कहानी है। ऐसा होता तो नाइट्रोजन थोड़ी भरी आती है हर जगह, जबकि आप देखते हो
हाई टेम्परेचर कंडीशन चाहिए। हमारी बात में रिएक्शन तो सब की है, लेकिन हाई कंडीशन टेम्परेचर चाहिए। नाइट्रोजन जनरली रिएक्टिव नहीं होती। तो ये बेटा डाल्टन्स लॉ को फॉलो करेगी, लेकिन कौन कौन सी फॉलो, ये फॉलो करेगी, ये फॉलो करेगी। हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर जाते हैं बेटा। आर्गन तो नोबल गैस है ही, ये फॉलो करेंगी। और H2O2 में से बेटा अगर ऐसा होता तो हमारे लिए पानी बनाना बहुत आसान सा काम होता, लेकिन हम जनरली पानी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो जनरली ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन है नहीं करते, मतलब ये भी डाल्टन्स लॉ को फॉलो करेंगी। नेक्स्ट वन एक और लिख लेते हैं, अमोनिया प्लस HCl। बोलो करेंगी कि नहीं करेंगी? और ये तो एसिड बेस रिएक्शन है। आपने अगर लैब में काम किया है ना, तो जीरो ग्रुप का टेस्ट यही था। जीरो ग्रुप किया है कभी लैब में? NH4 प्लस था, उसमें NaOH डाला, फिर आपने एक रोड पे HCl आगे ऊपर टक किया, उस पे व्हाइट फ्यूम्स आए। तो अमोनिया और HCl जब भी रिएक्शन करती है व्हाइट फ्यूम्स आती है, बहुत रिएक्टिव आपस में। क्लियर है? तो ये रिएक्शन करेगा, मतलब डाल्टन्स लॉ को फॉलो। समझ में आया बेटा? अब सोचो मेरे पास एक कंटेनर है, अपने पास क्या है कि कंटेनर, उसमें कई गैस है बेटा। अपने पास गैस A B C D। मैंने कहा गैस E के मोल N है, गैस B के मोल है, इसका NC, इसका ND। मोल की जगह मैं इनकी मोल फ्रैक्शन लिख देता हूँ। इसकी मोल फ्रैक्शन X है, इसकी मोल फ्रैक्शन XB, इसकी मोल फ्रैक्शन XC, इसकी मोल फ्रैक्शन है XD। ये इनकी क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन X से XB, XC और XD। और टोटल प्रेशर कितना है बेटा? P टोटल कितना है बेटा? P टोटल। तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अपने पास तीन जने A, B और C। अपन ने कहा A ने 700 रुपए 7/10 दिए, इसका कंट्रीब्यूशन टोटल रुपए में 2/10 है, इसका कितना है 1/10। और टोटल रुपए 1000 है, टोटल कितने हैं 1000। तो बताओ A का कंट्रीब्यूशन कितना है? क्या किया आपने कि टोटल से उसकी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका इंडिविजुअल आ गया। मैं कहता हूँ P टोटल इतना है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है X से, तो A का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल आएगा बेटा? X से इंटू P टोटल। PB क्या आएगा? इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसी का पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर के। बोलो कोई दिक्कत है? आई मतलब कोई भी नंबर। क्लियर है? आई का मतलब वेरिएबल। बट हमें यहाँ से क्या देखो सीखने को मिला कि अगर मैं कहूँ गैस ए है, उसका क्या आएगा बेटा एक्स से इंटू पी टोटल। और गैस बी का क्या आएगा बेटा? और अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो एक्स ए अपॉन एक्स बी। और एक्स बी क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा? एक्स एक्स से किसके इक्वल है? मैं आपसे कोई कि एक्स से किसके इक्वल है? एन ए अपॉन एन टोटल। और एक्स बी क्या है बेटा? एन बी अपॉन एन टोटल। दोनों का रेशियो लूंगा तो एन टोटल से एन टोटल कट गया, तो एक्स से एक्स बी अपॉन कितना आएगा बेटा? तो मतलब सीधा लिख सकता हूँ एन ए अपॉन ए। मतलब अगर किसी गैसियस मिक्सर में सेम टेम्परेचर, मतलब एक ही कंटेनर में दोनों अवेलेबल है, एक ही कंटेनर में अगर दो गैस प्रेजेंट है, तो उनकी जो मोल का रेशियो है वही उनके प्रेशर का रेशियो है। हमारी बात में वही उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो है। क्या चीज समझ में? एक कंटेनर में होना चाहिए, अलग अलग कंटेनर में वही तो बात नहीं है बेटा। सेम कंटेनर सब कुछ है, तो सेम कंडीशन में बेटा क्या है बेटा? दो गैसों के पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होता है? उनके मोल रेशियो के बराबर होता है। ये बात याद रह जाएगी। इसको अच्छे से लिख के इससे स्टार स्टोर मार लेना, ठीक है? चलो भाई तेजी से लिखो, तेजी से। कल क्लास में कोई लेट नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, स्पेशली तुम दोनों और तुम। तेरे तो भी 100 मीटर पे तेरा घर है।
तो 100 मीटर पे करे लिया। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। A container contain a container contain CH4 and SO3. A container contain CH4 and SO3 in 3:5. In 3:5 weight. In 3:5 weight ratio. किस रेशियो में बेटा? वेट रेशियो में। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। थ्री रेशियो जो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर का रेशियो वही किसका रेशियो है बेटा? मोल का रेशियो है। और मोल क्या आएगा बेटा? वेट ऑफ CH4 अपॉन ए मोलर मास ऑफ CH4, वेट ऑफ SO3 इंटू मोलर मास ऑफ ए। अब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। वेट ऑफ SO3 MCH4 इंटू एम ए। क्या आपको ये गिवन है? कितना है बेटा? 3/5। ये कितना है बेटा? 80। और ये कितना है? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। टोटल प्रेशर exerted by mixture of total pressure exerted by mixture of two gas two gas A and B is 600 mm of Hg. 600 mm of Hg. If partial pressure of gas B if a partial pressure of a gas B is 240 mm of Hg. 240 mm of Hg. क्लियर? Calculate mole fraction of A and B. Calculate mole fraction of A and B. चलो भाई स्पीडली। देखो हमें पता है 240 किसके इक्वल है बेटा? XB इंटू पी टोटल। बी का पार्शियल प्रेशर यही होगा बेटा। तो कितना आ जाएगा XB यहाँ से? 0.4। और XB 0.4 आएगा तो X से कितना आएगा? और अगर हमें X से कम पार्शियल प्रेशर पूछता तो 600 में से 240 क्या कर देते? माइनस। क्योंकि हमें पता है पी टोटल क्या है बेटा? PA प्लस ए PB। नेक्स्ट लिखो बेटा। इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड मेथेन equal weight of hydrogen and methane are mixed in a container. Equal weight of
hydrogen and methane are mixed in a container. Calculate fraction of total pressure. Calculate fraction of total pressure exerted by hydrogen gas. तेजी से बेटा. देखो बेटा हमें क्या दिया है, हाइड्रोजन और CH4. हमसे क्या पूछा है बेटा, पी टोटल जो पी हाइड्रोजन होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स हाइड्रोजन इंटू पी टोटल के. तो पी हाइड्रोजन अपॉन पी टोटल ही तो पूछा, यही तो हुआ बेटा कि टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन ने एक्सर्ट किया है. ऐसे निकलेगा हाइड्रोजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. और ये किसके इक्वल है बेटा, हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन. मतलब हाइड्रोजन की जो मोल फ्रैक्शन होगी उतना ही फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, टोटल प्रेशर का उतना ही फ्रैक्शन हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, एक्साइट करेगी. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक हाइड्रोजन एक मेथेन, तो उसने कहा इक्वल वेट मानने, तो आप यहाँ काम करो जिसका मोलर मास ज्यादा है ना वही वेट मान लो कॉमन में, जिससे दोनों से डिवाइड हो. इसका कितना है 2 और इसका कितना है 16. तो इक्वल वेट मानने हो, कहा कुछ भी मान लो. मैंने कहा दोनों का वेट 16 है, कट जाएंगे ना, किसको माने, दोनों का वेट कितना मान लो. उसने कहा कुछ भी मानो, 16 मान लिया, वेट बराबर है. इसके मोल कितने आएंगे 8, इसके मोल कितने आएंगे 9. ये इनके क्या आगे मोल, ये हमने क्या माना था बेटा वेट, दोनों के मोल आगे. तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी बेटा 8 बाई, इसकी 1 बाई, खत्म. सोल्व करने में जोर नहीं आएगा ना, एक्स मानने में एक्स काटने में से वो होता है, इसमें फर्क इससे हो जाता है. बस इक्वल वेट मानने का है, कुछ भी मानो. क्या बेटा मोल टोटल मोल फ्रैक्शन निकालिए ना. तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेगी, टोटल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल तो निकालेगी. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये सेम ही क्वेश्चन है वही निकालना है बेटा. और आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा हीलियम CH4SO3. अब क्या करोगे, सेम क्वेश्चन है, सबका निकालना है. एक ऐसा वेट लो जिसका दोनों में डिवाइड जाता हो. 80 लोगे. तो टोटल वेट कितना मान लेते हैं 80, कितना मान लेते हैं, तो मोल कितने आ जाएंगे 40, 5 और 1, क्या सॉरी 4, 20, 5 और 1. तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बेटा 20/26, 5/26 और 1/26. बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया. चलो जी आगे चले. नेक्स्ट हेडिंग को बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. जो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है, अगर मैं जस्ट एक डिफ्यूजन की बात करूं तो डिफ्यूजन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस. जितने अवेलेबल स्पेस है ना उसको ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन. जैसे तुम्हारी भी टेंडेंसी होती है, तुम जहां बैठते हो तुम यूं यूं हाथ पटक के सारी जगह रोक के बैठने की कोशिश करते हो. मतलब जितनी तुम्हें जगह मिलती है सारी रोक के बैठने की कोशिश करते हो. अगर तुम घर पे सो भी रहे हो ना तो तुम्हारा छोटा भाई बहन तुम्हारे पास आके सोता है, तुम्हें कहता है ना इतनी दूर तक तुम्हें सोऊंगा. कोशिश होती है तुम पूरे पे सोने की कोशिश करते हो उसे साइड में भगा के. मतलब इंसानी आदत होती है कि जितना स्पेस अवेलेबल होता है ना उसको सारे को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. रसिया कितना बड़ा देश है, मतलब उसमें 14 टाइम जोन है एक देश में, सोच सकते हो कितना बड़ा है वो.
फिर वो रूस के कुछ इलाके, यूक्रेन के कुछ इलाके छीन के कहता अब ये हमारे भी, मतलब कितना ऑक्यूपाई करेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। यूक्रेन मतलब होता है ना मतलब ऐसे होता है ना, उसके उधर वाले साइड वाले रूस के लोग जानते भी नहीं यूक्रेन कहाँ पर है। क्लियर है? तो इतना बड़ा देश है फिर भी उसका मतलब रीजन क्या है बेटा, सबको डिफ्यूज होना है। क्या होना है बेटा? डिफ्यूज। क्लियर है? तो एक टेंडेंसी होती है, क्या होती है बेटा? टेंडेंसी फैलने की। क्या होती है बेटा? फैलना। कब जितना कब्जा किया जा सकता है उतना कर लो, ठीक है। तो बेटा यही डिफ्यूजन है, यही क्या है बेटा? डिफ्यूजन। तो देखो, टेंडेंसी ऑफ एनी सबस्टेंस, टेंडेंसी ऑफ एनी सबस्टेंस, tendency to any substance to occupy all the available space, all the available space। अब बेटा जो ये टेंडेंसी है ना, ये सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और ये गैस में, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस में। तो लिखो इट अकर इन सॉलिड लिक्विड गैस, इट अकर इन सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड भी बहुत धीमे धीमे स्पीड में फैलता है, बहुत धीमे फैलता है, अगर उसको फैलने का मौका मिला तो फैलता है। क्लियर है? बहुत धीमे स्पीड में, बहुत धीमी, बहुत मतलब होता है ना, लाखों सालों में थोड़ा सा फील होता है। तो बेटा उसके पास उतनी जगह नहीं है ना सॉलिड को फैलने के लिए, लेकिन अगर उसको ऊपर आप वजन रख के रखोगे तो वो फैलेगा, थोड़ा बहुत तो वो भी फैलेगा। क्लियर है? हर चीज फैल सकती है। क्लियर है? पर वो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिखता नहीं होता, सॉलिड भी फैलते हैं, लिक्विड भी फैलता है, और गैस तो बहुत ही भयंकर तरीके से फैलते हैं। तो गैस का पढ़ते हैं अपन, तो लिखो इट अकर इन ए सॉलिड लिक्विड एंड ए गैस, बट रेट इज, बट लिख लिख आगे लिख, बट रेट इज मैक्सिमम इन गैस, बट रेट इज मैक्सिमम फॉर ए गैस। अब गैस के लिए कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? तो गैस की एक आदत होती है, गैस हमेशा क्या करती है कि इस तरह से फैलती है कि हर जगह उसका क्या होगा? पार्शियल प्रेशर सेम, हर जगह उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो? सेम। ऐसा नहीं कि वो हाई से लो की तरफ है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि भाई अगर मान लो अपने पास कमरे में अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा डीओ मारा, तो अब यहाँ मारा तो उसको वहां जाने की क्या जरूरत है, लेकिन वो चल के वहां जाएगा, उसके पार्टिकल कमरे के उस कोने में भी जाएंगे, उसमें भी जाएंगे, जितना अवेलेबल स्पेस है सब में जाएंगे। इधर इधर तो रह सकता था ना? नहीं। और ऐसा थोड़ी उधर गैस नहीं है, उधर की भी तो गैस है, जब वो यहाँ आया था तो यहाँ की गैस हटके वहां गई थी ना। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसको उधर कुछ जगह है, लेकिन नहीं, वो कहता नहीं मैं हर जगह बराबर रहूंगा। मतलब हर गैस चाहती है कि उसका पार्शियल प्रेशर हर जगह क्या रहे बेटा? सेम। और किधर से किधर जाएगी? हाई प्रेशर से। तो लिखो टेंडेंसी ऑफ गैस, टेंडेंसी ऑफ गैस, टेंडेंसी ऑफ गैस टू मूव फ्रॉम, टेंडेंसी ऑफ गैस टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू, high pressure to low pressure, high pressure to low pressure until its partial pressure, गैसों का प्रेशर होता है ना, until its partial pressure become equal, become equal, known as diffusion, known as diffusion। अगर मैं बेटा तुम्हें एक कंटेनर दूं बेटा, यहाँ पे बेटा आपकी नाइट्रोजन गैस भरी हुई, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बना लो साथ साथ में, ये 5 एटीएम है, और ये कितने एटीएम है बेटा? 10 एटीएम है। ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर है बी है। क्वेश्चन लिखो देखो बेटा, आफ्टर रिमूविंग द स्टॉपर, आफ्टर रिमूविंग द स्टॉपर, आफ्टर रिमूविंग द स्टॉपर, partial pressure of gas in each container,
तो पहले बताओ गैस किधर से किधर जाएगी, ए से बी, बी से ए। पीछे नाइट्रोजन जाएगी, नाइट्रोजन जाएगी, सब जाएगी मिक्स होके। क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन है तो यहाँ जो बेटा जैसे आप स्टॉपर हटाओगे, जैसे आप क्या हटाओगे, स्टॉपर हटाओगे, अब नाइट्रोजन क्या कहेगी, मैं इधर 5 एटीएम हूँ, मेरा हर जगह कंपोनेंट होना चाहिए, तो नाइट्रोजन इधर से इधर भी आना चाहिए। एक पॉइंट लेना, सेम वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम कैसी है बेटा, नाइट्रोजन क्या जाएगी, उसका कंपोनेंट हर जगह क्या होना चाहिए, सेम, हर जगह क्या होना चाहिए, और उसका कंपोनेंट हर जगह सेम होना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन इधर भी रहेगी और इधर भी रहना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन 5 एटीएम है तो दोनों में जाएगी, तो नए कंटेनर में नाइट्रोजन कितना एटीएम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, तो इधर नाइट्रोजन का फ्रैक्शन कितना होगा बेटा, पी नाइट्रोजन कितना होगा 2.5, और इधर भी कितना होगा, क्योंकि वॉल्यूम दुगनी होगी ना। अब ऑक्सीजन क्या कहेगी, मैं भी हर जगह रहूंगा, तो इधर भी रहूंगा और इधर भी रहूंगा, तो इधर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, और इधर भी कितना रहेगा, क्योंकि बेटा तब तक जाएगी जब तक दोनों तरफ, हर तरफ उसका पार्शियल प्रेशर क्या नहीं हो जाता, सेम। वो कहता है तू 10 है ना कि नहीं, मैं, मेरा उधर जाना बनता है, मेरा भी पार्शियल प्रेशर हर जगह रहना चाहिए, क्लियर है। और नाइट्रोजन कहेगी मैं भी उधर जाऊंगी, क्योंकि हमारा पार्शियल प्रेशर हर जगह क्या रहना चाहिए, सेम। और वैसे भी गैसें क्या बनाती है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस, कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सर। कभी ऐसा नहीं होता इधर नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, जितना होता है मिक्स होने की कोशिश होती है, क्या होती है बेटा, देखो। तुम्हें से कौन सा है जो काला जादू कर रहा है, गला खराब कर दिया मेरा। काला जादू, काला जादू करना अपना से कर देती हमारे पास गर्म पानी तो पार्टी दे दो, आपका गला सही हो जाएगा। बस ये बस। क्वेश्चन लिखो, हाय चुप रहे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इफ्यूजन। चुप रहे, नेक्स्ट लिखो बेटा इफ्यूजन, हाँ लिख ले, नेक्स्ट लिखो बेटा इफ्यूजन। अब बेटा बात करें अगर इफ्यूजन क्या है, अच्छा टॉपिक पे आ जा, तो बात करते हैं बेटा इफ्यूजन क्या है, ठीक है। तो अगर बेटा इफ्यूजन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इफ्यूजन। तो बेटा इफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन गैस है, क्या है बेटा, और चलिए बात नहीं, अपने पास ऑक्सीजन गैस है, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, एक पिन होल किया, क्या बेटा क्या, वो छोटा सा होल किया, ले रहे, इधर बेटा हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस है, किस पे है बेटा, हाई प्रेशर पे, इधर गैस है बेटा लो प्रेशर, कैसा है बेटा, थोड़ा देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ ये चीज कि अपन जैसे क्या करते हैं, गेट को खोल दो, तो कमरे से गेट को खोलने के बाद क्या बहुत बड़ा होल है, तो बाहर की गैस अंदर आएगी, अंदर की बाहर जाएगी, ये डिफ्यूजन है, ये क्या है, डिफ्यूजन भी वही है, लेकिन डिफ्यूजन में आना जाना दोनों तरफ है, जबकि इफ्यूजन में दोनों तरफ आना जाना एक तरफा है, कैसा है बेटा, एक तरफा, एक साइड से निकलना होता है, कैसे निकलना होता है बेटा, एक साइड से। हमारी बात में कि सर एक साइड से निकलने का मतलब, जैसे अपन डीओ की बोतल होती है, उसको दबाते प्रेस करते तो उससे बाहर आता है, लेकिन बाहर की गैस अंदर जाती है क्या, नहीं। जो अपना सिलेंडर है उसमें ऐसा होता है कि गैस बाहर आ रही है तो अंदर भी कुछ जा रहा है लिक्विड, नहीं, उसमें एक तरफा होता है और बहुत हाई प्रेशर पे आता है, किस पे आता है, तो अपन गेट खोल दे तो बाहर की अंदर, अंदर का बाहर, क्या है बेटा, डिफ्यूजन, दोनों तरफा चलता है। लेकिन इफ्यूजन में क्या होता है, एक तरफा होता है, तो मतलब एक साइड बहुत हाई प्रेशर होना चाहिए, दूसरी साइड अंदर आई साथ में, और ये भी क्या होना चाहिए, पिन होल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि दूसरे को अंदर घुसने की जगह मिले ही ना, इसी को इफ्यूजन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, तो लिखो बेटा, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, movement of gas from a high pressure to low pressure, movement of gas from a high pressure to low pressure, from a pinhole area,
फ्रॉम ए पिन होल एरिया नोन एज इफ्यूजन, नोन एज इफ्यूजन। लिख लो इसे। एरिया क्या होना चाहिए बेटा? पिन होल, बहुत छोटा होना चाहिए। अब बेटा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है, छोटा लिख लेते हैं सीधा ही आर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो भी है, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, वो बेटा क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है बेटा, ध्यान से। पी ए अपॉन रूट एम के। पी क्या है बेटा? प्रेशर। ए क्या है बेटा? एरिया। और एम क्या है बेटा? मोलर मास। गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन या इफ्यूजन होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, और बेटा जितना मोलर मास होगा उतना कम होगा, क्योंकि भारी गैस क्या होगी बेटा? धीमे चलेगी। मेरे तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमारा ऑल ओवर किस पे डिपेंड करना है? इन तीनों चीजों पे डिपेंड करना है। क्लियर है? तो लिखो बेटा इसे। आर क्या है बेटा हमारा? रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलो इफ्यूजन बोलो, एक ही बात है। क्लियर है? अब इसमें अपन पहला केस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट। व्हेन एरिया ऑफ होल एंड प्रेशर इज सेम, प्रेशर सेम, ये दोनों क्या है बेटा? सेम है। तो आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? मोलर मास के। किसके प्रोपोर्शनल है? एक गैस R1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? रूट ए M1 के। गैस R2 का किसके प्रोपोर्शनल होगा? रूट ए। तो क्या होगा बेटा? R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होगा? M2 अपॉन M1। अब देखो बेटा ध्यान से, हमें पता है बेटा ये चीज, देखो इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें एक चीज पता है बेटा कि वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा? ये गैस फर्स्ट की, सेकेंड गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा? तो कितना आ जाएगा? M1 अपॉन है, तो हम क्या M1 अपॉन M2 या M2 अपॉन M2 की जगह क्या वेपर डेंसिटी का रेशियो लिख सकते हैं। हमने बेटा एक और चीज पढ़ी थी बेटा, PM इक्वल टू DRT। तो M1 प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो M2 किसके होगा बेटा? तो M2 अपॉन M1 क्या आएगा? तो हम इसको कन्वर्ट करके रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। मैं लिख नहीं रहा, पर तुम्हें समझ में तो आ गया कहानी को कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता था बेटा? वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ ए फर्स्ट, या क्या लिख सकता था? D2 अपॉन ए D1। हाँ वो भी रूट में आएगा बेटा जी। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी उतार लो इसे, क्वेश्चन करते हैं। चलो जी भाई, लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिफ्यूजन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिफ्यूजन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ ए डिफ्यूजन फॉर हीलियम एंड मेथेन। यहाँ से फ्यूजन ही हो रहा था, बाहर से आ रही थी बहुत। बस सर्दियों में ठीक है, पढ़ाने में एकदम क्लास एकदम शांत रहती है, पंखे वंखे कुछ नहीं चलते हैं। संधि बढ़िया होती है, क्या टेंशन है, आराम से खड़े रहो। जुकाम का क्या है, तो सही होती रहती है। तो वो तो सही हो जाएगा, 2 दिन की बात है। आइसक्रीम खाओ, कौन नहीं खाता आइसक्रीम? सर्दियों में खाने का मजा है, पिघलती नहीं, आराम से खाओ।
बच्चे बच्चे कुछ भी बोले क्या फर्क, बच्चों को कोई बुरा मानता है? बोलो कोई दिक्कत है? ये चीज समझ में आई बेटा सबको कि हीलियम अपॉन है मेथेन, तो मोलर मास ऑफ मेथेन डिवाइडेड बाई हीलियम। इसमें कोई दिक्कत है? अगर मैं तुम्हें कहता है बेटा हीलियम, मेथेन और SO2 इनका रेशियो पूछता तो आप क्या करते? 1/√4, 1/√16, 1/√64, कितना आता बेटा? 8, सॉरी 1/8, 1/8 से 4 2, तो दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसे उतार के, बहुत आसान है, फिजिकल स्पीडली। इसके आएंगे से स्टेट वाले में, और फटाफट करो बेटा, लिख लिया? नेक्स्ट लिखो रेट ऑफ, नहीं बात नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस is 1.73 time, is 1.73 time smaller than oxygen, smaller than oxygen. Calculate molar mass of unknown gas, calculate molar mass of unknown gas. नाइन्टी सिक्स नहीं आ रहा है ना? दो पॉसिबल तरीके हैं, उनमें से सही कौन सा आ रहा है समझ नहीं आता मेरे को। मतलब जो अननोन गैस है वो 1.73 स्मॉल है, तो आर O2 का 1.73 आर अननोन होगा वो क्या होगा बेटा? आर ऑक्सीजन का 1.73 टाइम स्मॉलर है, तो इसका मतलब आर अननोन अपॉन RO2 क्या है बेटा? 1.73 इक्वल टू क्या होगा? MO2 अपॉन एम अननोन, तो 1/1.73 इक्वल टू ऑक्सीजन का कितना है? 32। क्यों ले लिया भाई? तो एम अननोन यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ तो मरो आगे चले। आगे चले, लिया? नेक्स्ट देखो ध्यान से कि अगर अपने पास कंटेनर है, अपने पास क्या है बेटा? इस कंटेनर में यहाँ पे होल है, यहाँ से गैस बाहर निकली, क्या आपको नहीं लगता जितनी उसकी रेट डिफ्यूजन की ज्यादा होगी? क्लियर है? तो अगर मैंने कहा गैस की वॉल्यूम V निकल गई बाहर किसी टाइम T में, तो कितनी वॉल्यूम निकली होगी किसी टाइम में, वो उसके रेट पे डिपेंड करती है। मतलब मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम। बोलो कोई दिक्कत है? अब मैं वॉल्यूम के रूप में क्या मैं लिख सकता हूँ कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो उसकी रेट पे डिपेंड करती है। भाई निकलने के बाद जितनी तेज इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतने टाइम में, मतलब उसकी रेट ये वो, तो रेट को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाई गैस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, मतलब D/T। इसको क्या लिख सकते हैं? V/T। अब बेटा जितने मोल बाहर निकल गए किसी गिवन टाइम में, वो भी किस पे डिपेंड करता है?
मतलब क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ गैस अपॉन ए टाइम टेकन। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, n/t। अब जो बड़ा ध्यान से, मैं अंदर की मोल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर कितने मोल थे, अंदर के मोल क्या थे मुझे नहीं पता, बाहर कितने मोल आ गए उसकी बात है, बाहर कितने मोल आ गए उसकी बात हो रही है। ठीक है सी, भाई गैस के अंदर भी मोल होंगे बाहर भी मोल होंगे, तो ये जो एन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस के कितने मोल बाहर डिफ्यूज हो गए, बाहर वाली, डिस्टेंस भी बाहर वाली, अंदर क्या था वो अभी पता नहीं। क्लियर है। चले आगे। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन लिखो, इफ 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन लिख ले चली, इफ 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस if 50 ml of a hydrogen gas diffuse through a pinhole area, 50 ml of a hydrogen gas diffuse through a pinhole area, pinhole मतलब diffuse through a hole, pinhole काटा दो, diffuse through a hole in 20 second, in a 20 second, then calculate, volume of oxygen, then calculate volume of oxygen diffuse through the same hole, diffuse through the same hole in 30 second, diffuse through same hole in a 30 second। देखो आर हाइड्रोजन अपॉन ए, हाइड्रोजन है ना हीलियम का, अपॉन आर ए हाइड्रोजन और कौन सी गैस दी, ऑक्सीजन। तो अगर इनके में डिफ्यूजन की रेट निकालो तो क्या आएगा, एम ऑक्सीजन अपॉन एम ए हाइड्रोजन, 32/2 मतलब कितना आया 4। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम की जो डिफ्यूजन की रेट है उसका रेशियो कितना है बेटा 4। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन उसी रेट से कितनी वॉल्यूम को निकाल रही है बेटा, कि जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन की डिफ्यूजन की रेट है। इसी तरह से ऑक्सीजन की डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, ऑक्सीजन की वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का टाइम, और रेशियो कितना आना है 4। अब हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी दी है बेटा 50, टाइम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो पूछी है, टाइम कितना दिया है इक्वल टू 4। सोल्व आउट कर लेंगे, क्या जाएगा, कितना आएगा 75/, तुम्हारे भरोसे लिखा है मैंने, देख लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, समझ में आ गया ना सबको, भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए वॉल्यूम कितनी बाहर निकली तो पहले डिफ्यूजन की रेट निकालो, फिर इसको वॉल्यूम के टर्म में लिख दो दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ 20 ग्राम ऑफ हीलियम, if 20 gram of helium diffuse through a hole, if 20 gram of helium diffuse through a hole in 10 second, if 20 gram of helium diffuse through a hole in 10 second, then calculate mass of oxygen diffused, then calculate mass of oxygen diffused through the same hole, in 15 second।
चलो इसको करके दिखाओ स्पीडली। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, हमें कौन कौन सी गैस दी है, हीलियम और SO2। तो आप सबसे पहले देखो R हीलियम अपॉन R SO2। ऑक्सीजन दिया है क्या? हीलियम का कितना है बेटा, 32 अपॉन 4, कितना आएगा बेटा, रूट है 8, ठीक है, ये आ गया। अब बेटा हमें पता है, ये ले रूट टू खुश। अच्छा बेटा अब सुनो ध्यान से, हमें पता है बेटा आर हीलियम को क्या लिख सकते हैं बेटा, मोल ऑफ हीलियम अपॉन ए टाइम ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ए 2√2। अब बेटा मोल ऑफ हीलियम कितने दिए बेटा, हमें 20 ग्राम हीलियम दिया, मतलब कितने मोल हुए, 5 मोल। टाइम कितना है बेटा, 10 सेकेंड। ऑक्सीजन के मोल कितने दिए पता नहीं, और टाइम कितना दिया है 15। तो इसको 16 आउट किया तो कितना आया, मोल कितने आए, मोल निकाल के लास्ट में यहाँ से मोल निकाल लोगे और मोल आ जाएंगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा बेटा, मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू 32, मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू। आगे समझ में, चल निकले समझ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा कि अपने पास एक सिलेंडर है बेटा इस तरह से, ये सिलेंडर टोटल 4 मीटर का है, कितने का है बेटा, 4 मीटर का। ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है बेटा, ये इसका मिड पॉइंट है। इधर से हमने अमोनिया गैस इंसर्ट की, कौन सी गैस इंसर्ट की, इधर से हमने HCl गैस को इंसर्ट किया। इस एंड का नाम W है, इस एंड का नाम U है, ठीक है, और इस साइड का नाम A और इसका नाम B है। लिख दिया, और ये मिडिल पॉइंट है, ये क्या है बेटा आपका मिडिल पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, डिस्टेंस कैलकुलेट, कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम W end, calculate distance from a W end where white fume is appear। 3 पॉइंट कुछ, चल हो सकता है अभी। चलो जल्दी करो फटाफट स्पीडली।
अच्छा ही लगा हमें, हम ओफेंड हो गए। चलो सुन लो, तो इसलिए तो ऑफेंड होते रहो ना, थोड़ी कैलकुलेशन करो। तो बेटा ध्यान से, पहली बात, पहले जो ध्यान से कि बेटा अमोनिया और HCl में से अगर इसकी बात करो तो इसका मोलर मास कितना है 70 और इसका 36.5। अब देखो हमें ध्यान से सुनने भाई मान, ये 17 और ये कितना 30%, तो बताओ दोनों में से हल्की कौन सी है? ये तेज भागेगी, ये तेज भागेगी, मतलब ये तो बीच पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इस कहीं इस पॉइंट पे कहीं पे दोनों मिलेंगी, इधर ही मिलेगी, क्योंकि ये दोनों को सेम टाइम पे छोड़ा तो दोनों साथ में भागना स्टार्ट किया, तो तेज से ये भागेगी, तो मिडिल पॉइंट पे तो मिल ही नहीं सकती, ये तेज भाग रही है धीरे भाग रही है, तो मतलब इसी एरिया पे कहीं पे मिलेगी, और हमने कहा वो पॉइंट ये है, और ये डब्ल्यू एंड से कितनी दूरी पर है बेटा, तो ये कितना हो गया और माइनस है एक्स के। अब आपको पता है बेटा आर अमोनिया अपॉन ए अपॉन डिवाइडेड बाई 17, इसको कितना आएगा बेटा अराउंड अराउंड, ये सोल्व करोगे तो बेटा ये अराउंड अराउंड जाएगा 2.25, क्लियर है, और रूट 2.25 किसके इक्वल होता है 1.5 के, कितना होता है बेटा 1.5। अब बेटा आर अमोनिया क्या होगी बेटा, डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है, तो अमोनिया एक्स अपॉन ए टाइम टी, और उसने क्या होगा बेटा, अब दोनों का टाइम तो सेम है, तो टी से टी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा 1.5 के, सोल्व कर देंगे क्या आ जाएगा एक्स। अरे ठीक है, तो कर लेना सोल्व, चल नहीं है ना सोल्व, नेक्स्ट लिखो। पहले तो 3.5 बोला था मैं नेक्स्ट लिखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए हाइड्रोजन is 4 time of a mixture of CO and CO2, CO and CO2, calculate percentage CO in the mixture,
एवरेज निकाला पहले मैंने एम एवरेज मेरा 32 आया फिर 20 into x plus 44 into 100 minus x upon 100 is equal to 100 इससे x की वैल्यू सही है ना क्यों गलत है क्यों रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ मिक्सर क्या आएगा बेटा? एम ऑफ मिक्सर अपॉन हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 2। ये कितना दिया है बेटा? दोनों का 4 दिया है, तो 4 इक्वल टू रूट एम मिक्सर अपॉन 2। दोनों तरफ स्क्वायर करके खोल दिया तो एम मिक्सर कितना आया बेटा? हाँ तो इसलिए मैंने मिक्सर लिया है ना, मिक्सर का तो एवरेज होगा ना, मिक्सर का क्या होगा? एवरेज 32। और कल ही सोल्व किया था 32 वाले का 75% आया था। एम एवरेज आ गया। एवरेज निकालने का तरीका क्या बता रहे? मोल में CO और CO2 है, टोटल मोल 100 मान ले, इसके x और इसके 100 माइनस है x, तो एम एवरेज कितना होगा बेटा? x इंटू 28 प्लस 100 माइनस x इंटू 44 डिवाइडेड बाई, कल तो कराया था क्वेश्चन। चलो लिखो इसे फटाफट, लिख लिया? हाँ मिक्सर मतलब दोनों का मिक्सर का एवरेज ही होगा ना, मिक्सर का बोल देते एवरेज बोल दे, एक ही बात है। CO और CO यहां से निकाला ना माता, एम मिक्सर पता लगा, अब मुझे मिक्सर का एवरेज पता लग गया, अब वो मुझसे पूछता है CO और CO2 का क्या निकालो परसेंटेज। तो याद कर जब एटॉमिक में हमने एक चीज पढ़ी थी तो मैंने कहा था क्लोरीन 75% है, क्लोरीन 25%, तो उनसे एवरेज निकाला था। अब मैंने एवरेज दे रखा है, इनका परसेंटेज पूछ लिया उल्टा, है समझ में? हाँ ना बट एवरेज निकालना नहीं है, परसेंटेज निकालना है x। हाँ चले आगे, नेक्स्ट लिखो बेटा केस सेकंड, व्हेन प्रेशर ऑफ बोथ गैस आर डिफरेंट। मतलब अपने पास एक कंटेनर है बेटा, सॉरी सुन ले, अगर हमारे इस कंटेनर में दोनों गैस भरी हुई, दोनों के प्रेशर अलग अलग है, अब तक तो सेम प्रेशर थे, दोनों गैस के प्रेशर क्या हो अलग अलग, तो लिखो केस सेकंड, व्हेन pressure of gas is different, pressure of gas are different। जो प्रेशर है बेटा गैसेस के वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। जो हमारे पास गैसेस यूज हो रही है उनके प्रेशर क्या है बेटा? डिफरेंट है। तो हमें पता है आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा? P अपॉन रूट एम के। R1 कितना आएगा बेटा? P1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या आएगा? तो R1 अपॉन R2 क्या आएगा बेटा? अब बेटा जो गैस है जिनका प्रेशर अलग है उनके मोल भी अलग होंगे, तो बेटा जो प्रेशर का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है? मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, और वही किसका होता है? लेकिन ध्यान रहे बेटा बाहर निकलने वाले मोल और अंदर वाले मोल अलग है, अलग होते हैं। इसमें अंदर वाले, इसमें कौन से हैं? रेट में जो यहाँ लिखते हैं ना रेट को फॉर्मूला, वो जो अपने पढ़ा था अभी, वो बाहर वाले मोल थे, कौन थे बेटा? और जो ये वाले मोल लिखे गए ना, ये वाले N1 अपॉन N2 P1 अपॉन P2, ये अंदर वाले मोल है, कौन से हैं? दोनों मोल अलग है। हमारी बात में जो रेट का फॉर्मूला लिखा था ना, मोल डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम, वो बाहर वाले मोल है, और जो P1 अपॉन P2 जगह देखोगे वो अंदर वाले मोल होंगे। हमारी बात में, क्योंकि बेटा गैस का प्रेशर तो अंदर से तय हो रहा है, फिर हाँ दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा? हाँ अब पहले हमने क्या रखा कि सेम रखा था, पहले कंडीशन क्या रखी थी? दोनों का सेम प्रेशर है, मतलब दोनों का अमाउंट सेम था। हमें कैसे पता लगा पार्शियल प्रेशर अलग है? मैंने कहा दोनों का अमाउंट अलग लिया, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या है? अलग अलग। क्वेश्चन लिखो, a container contain helium and methane
A container contain helium and methane. A container contain helium and methane in 2:1 mole ratio. Calculate composition of mixture. Diffuse out initially. मतलब शुरुआती में कितना कंपोजिशन बेटा बाहर आ गया, तो आप क्या कहोगे, दोनों का मोल रेशियो अलग अलग है बेटा। अंदर गैस का n 1/n2 कितना आएगा बेटा, 2/1, मतलब अपन हीलियम लिख लेते हैं, n हीलियम अपॉन n CH4 कितना दिया है, 2/1, मतलब दोनों का प्रेशर अलग होगा। तो रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ मेथेन किसके इक्वल होगा बेटा, n ऑफ हीलियम अपॉन n ऑफ मेथेन। प्रेशर का रेशियो मोल का रेशियो सेम है, 16/4। तो ये कितना है 2:1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो मोल आते हैं, प्रेशर का रेशियो है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4:1। तो ये हमारा क्या आ गया, आर हीलियम अपॉन आर CH4। अब बेटा हीलियम क्या होगी, एन डिफ्यूजन में इसको डी लिख देता हूँ, एन डिफ्यूज्ड आउट डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय किसका, हीलियम का, एन डिफ्यूज्ड आउट अपॉन टाइम इक्वल टू 4:1। ये वो बाहर जो डिफ्यूज हो गए वो है, टाइम तो दोनों को एक साथ एक कंटेनर से निकालते तो सेम है। तो क्या आ गया, एन हीलियम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय एन CH4 है, डिफ्यूज कितना आ गया बेटा 4:1, मतलब इनिशियली दोनों के 4:1 के रूप में बाहर आएंगे, अंदर 2:1 में, तो लेकिन बाहर क्या हो गया बेटा 4:1। आ रही बात में, चले आगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैस ए एंड बी। हाँ क्वेश्चन है, rate of diffusion of two gas A and B are in the ratio of 16:3. Rate of diffusion of two gas A and B are in the ratio of 16:3. ब्रेक देना मास, उसका रेशियो बेटा मास का रेशियो प्रेजेंट इन द मिक्सर। एक सेकंड, अपन ने क्या लिख दिया थोड़ी मिनट, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैस ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ 16:3। अब मास काट के दोबारा लिखो, सॉरी उसको काट के, मास 16:3 है ना, उसके आगे काट दो, फिर से लिखो, इफ देयर मास रेशियो, नहीं पूरा मत काटो, 16:3 के आगे काट दो, 16:3 लिखा है ना, हाँ तो लिखो इफ, अच्छा एक बात क्यों करने लग जाते हो, एक बात बताई कहानी खत्म कर। इफ मास प्रेजेंट इन द मिक्सर, बोलने दो ना, ये तो कहता हूँ तुम इसलिए बात मत, एक बार बोला खत्म करने, इससे फ्लो टूट जाता, फिर क्या बोला था पता नहीं होता। लिख लो दोबारा से, इफ रेशियो ऑफ मास प्रेजेंट इन द मिक्सर इज 2:3, इज 2:3। तो पहला क्वेश्चन बना के लिखो, रेशियो ऑफ देयर मोलर मास, रेशियो ऑफ देयर मोलर मास, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, रेशियो ऑफ देयर मोल प्रेजेंट इन कंटेनर, रेशियो ऑफ देयर मोल प्रेजेंट इन द कंटेनर। देखो बेटा आर ए अपॉन आर बी क्या होगा बेटा, पी ए अपॉन रूट एम बी अपॉन किस तरह आपने पी अपॉन पीबी को क्यों लिया, क्योंकि हमें दोनों की दे रखा था मास रेशियो अलग है, इसका मतलब दोनों कंटेनर में अलग अलग मास पे, मतलब अलग अलग मोल पे, तो अलग अलग प्रेशर पे। अब मुझे पता आर ए अपॉन आर बी कितना दिया है बेटा, 16/3।
पी ए अपॉन पी बी को क्या लिख सकता हूँ, एन ए अपॉन ए एम बी अपॉन ए एम ए की हाफ। अब बेटा मैं एन ए अपॉन एन बी को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन ए एम ए, और ये हो गया एम बी अपॉन एम ए की पावर 1/2। अब मुझे बताओ डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी कितना दिया है बेटा, 2/3, और ये क्या आ जाएगा बेटा, एम बी अपॉन एम ए का 3/2। ये कट के कितना हो जाएगा बेटा, 8/3। तो दोनों तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे दोनों तरफ क्या कर देना है, क्यूब रूट कर देना है, और बाद के क्या कर देना है, स्क्वायर। तो एम बी अपॉन एम ए क्या आएगा बेटा, 4:1। अब उसने हमें इनिशियल मोल मतलब अंदर कंटेनर के मोल का रेशियो पूछा है, तो मतलब जो अंदर जो मोल है मतलब एन ए अपॉन एन बी क्या होगा बेटा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए, यही पूछा है बेटा। अंदर जो गैस है उसी का मोल रेशियो पूछा है, बाहर वाले का नहीं पूछा है। तो अंदर गैस का मोल रेशियो सॉरी मास रेशियो क्या था, 2:3, और ये क्या है बेटा 4:1। कितना हो गया, उल्टा लिखा तूने, यहाँ से जो मास लिखा उसको उल्टा करके रख दिया, यहाँ जो आया है उसको तूने कुछ गड़बड़ किया है। नहीं वो है ना एमपी बढ़िया में आया था, हमें एमपी समझ के वो मैंने एक बात क्लियर है, आगे सबको समझ में कोई दिक्कत। ये था बेटा आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे रियल केस। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, रियल केस। क्लियर है, बैरोमीटर को सबसे लास्ट में लेंगे ना।